ड्रामा के स्टार्ट में हम संगजी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो क्लास अटेंड कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान ड्राइंग पर होता है। टीचर उसे डांटती है और कहती है, कल अपनी मॉम को साथ लेकर आना। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम अपनी मॉम को कैसे लाओगी, वो इस हफ्ते पहले ही 2 बार आ चुकी हैं। संगजी कहती है, नहीं, मैं अपने ब्रदर से बात करूंगी। लेकिन जब उसका ब्रदर मना कर देता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। जब वो घर जाती है तो उसकी मदर उसे बताती है कि उसका ब्रदर, जिसका नाम संग येन है, घर आ गया है। वो संगजी से कहती है, अपने ब्रदर को कुछ फ्रूट दे दो। जब संगजी रूम में जाती है तो वो वहां अपने ब्रदर के फ्रेंड को देखती है, जो इस ड्रामा का मेल लीड है। उसका नाम दुआन जिया शू होता है। संगजी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये उसका ब्रदर है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वो कहती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? दुआन जिया शू कहता है, नहीं, तुम पास आकर देख सकती हो। तभी पीछे से संगयन आ जाता है और संगजी को टीज करना शुरू कर देता है। जिया शू भी आता है और पूछता है, क्या हम दोनों इतने फेमिलियर हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? संगयन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा? संगजी जिया शू से हेल्प मांगती है। वो कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? संगजी कहती है, पहले हाँ बोलो। जिया शू कहता है, अगर मैंने ना कहा तो क्या तुम मॉम को बता दोगी? संगजी रोने लगती है और अपनी मदर को आवाज लगाती है, मॉम, संगयन ने मुझे मारा। जबकि संगयन ने उसे टच तक नहीं किया होता है। अब उसकी मदर आती है और संगयन को डांटती है। जैसे ही मदर संगयन को अपने साथ ले जाती है, संगजी जिया शू से कहती है, क्या तुम मुझे वो टिश्यू दे सकते हो? वो उसे टिश्यू देता है और कहता है, तुम्हारा ब्रदर इतना भी बुरा नहीं है। संगजी कहती है, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बुरा है, वो मेरी कभी हेल्प नहीं करता। जिया शू पूछता है, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? संगजी कहती है, क्या तुम कल फ्री हो? जिया शू कहता है, क्यों? तो वो उसे पूरी स्टोरी बताती है। तुम्हें मेरे रिपोर्ट लेने के लिए स्कूल चलना है। जिया शू कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? अपने ब्रदर को बताओ। संगजी कहती है, अगर मैं उसे नहीं बताऊं तो? जिया शू कहता है, ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। संगजी उसे सब कुछ बता देती है। तभी संगयन फिर से वहां आ जाता है और कहता है, यहां से बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। संगजी कहती है, तो जिया शू को भी जाने के लिए कहो, मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखने में मजा आएगा। संगयन दोनों को बाहर भेज देता है। फिर संगजी जिया शू से पूछती है, क्या तुम स्कूल आओगे? जिया शू कहता है, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। तभी संगयन भी कपड़े बदल कर आ जाता है और दोनों जाने लगते हैं। संगजी जिया शू से कहती है, डिनर करके जाना। तब उसका ब्रदर उसे फिर से टीज करने लगता है। संगजी कहती है, मैं अब बच्ची नहीं हूं, मैं 8th ग्रेड में हूं। जिया शू कहता है, तो तुम 14 साल की हो? संगजी कहती है, तुम बस ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी एज से छोटी दिखती हूं, है ना? संगयन कहता है, हाँ, वो यही कहना चाहता है। जिया शू कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है और चला जाता है। यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब संगजी बड़ी हो चुकी होती है। वो तैयार होकर नीचे आती है। उसका ब्रदर भी नीचे होता है, लेकिन वो उसे नहीं बुलाती। उसका ब्रदर कहता है, तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? वो कहती है, मॉम और डैड से पूछो, क्या वो तुम्हें पहचानते हैं? तुम इतने लंबे टाइम के बाद आए हो। संज्ञान कहता है, मैंने तुम्हें इतने लंबे टाइम के बाद देखा है तो मुझे प्रॉपर वेलकम दो। अब वो उसका वेलकम करने लगती है। फिर उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और सब खाना खाने लगते हैं। संज्ञान अपने फादर से कहता है, मुझे आपकी कार कीज चाहिए, मुझे कुछ सामान पिकअप करने जाना है। संगजी कहती है, मैं भी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मान जाता है। स्कूल के बाद संगजी संज्ञान को कॉल करती है और पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो कहता है, मैं वहीं हूँ। फिर वो अपने फादर की कार देखती है जिसमें एक टॉय रखा होता है। फिर वो जियासू को देखती है जो कहता है, तुम क्या पिकअप कर रही हो? फिर उसे देखकर वो कहता है, क्या ये तुम हो संगजी? मैंने तुम्हें देखा था जब तुम छोटी थी, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। वो ब्लशिंग करने लगती है और कहती है, मैं अपने ब्रदर की हेल्प करने आई थी। जियासू कहता है, तुम्हारे ब्रदर ने मुझे बताया था। और टॉय को देखकर वो कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या तुम अभी भी बच्ची हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं अब 11th ग्रेड में हूँ। वो कहता है, ठीक है, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तो वो जल्दी से कहती है, नहीं, कभी कभी मैं इससे खेलती हूँ। जियासू उसकी बातों पर स्माइल करता है। अब वो दोनों लगेज को उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं, जहां उसका ब्रदर आराम से बैठा होता है। संगजी कहती है, तुम नीचे क्यों नहीं आए? अब संज्ञान के रूममेट संगजी के पास आने लगते हैं। तो संज्ञान सबको कहता है, उसके पास मत जाना, वो डर जाएगी। जियासू भी कहता है, हाँ, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। फिर वो अपने रूममेट से कहता है, मैं तुम लोगों के साथ बारबेक्यू पर नहीं जाऊंगा, मुझे काम है। फिर जियासू संगजी के पास से मोबाइल उठाता है और चला जाता है। संगजी सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके जाने के बाद वो पूछती है, क्या जियासू की गर्लफ्रेंड है? तो वो कहते हैं, नहीं। उसका ब्रदर भी उसे साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और घर चली जाती है।
अब घर आने के बाद उसे बेचैनी महसूस होती है। जब जियासू काम के बाद रूम में आता है तो संज्ञान उसे बताता है, संगजी को तुमसे कुछ काम है तो तुम उसे कॉल कर लो। अब जियासू उसे कॉल करता है। संगजी कहती है, मेरी नोटबुक तुम्हारे रूम में रह गई है। जियासू कहता है, ठीक है, मैं संज्ञान से भिजवा दूंगा। संगजी कहती है, ये ब्रांड न्यू नोटबुक है, मुझे इसे कल सबमिट करना था। जियासू कहता है, संज्ञान से बात करो। संगजी कहती है, अगर मैं उससे बात करूंगी तो वो मुझे डांटेगा। जियासू कहता है, तुम स्कूल कितने बजे जाती हो? संगजी उसे बताती है। फिर वो कहता है, क्या तुम 6 बजे उठ सकती हो? संगजी कहती है, क्यों? जियासू कहता है, मैं तुम्हें ऐसे लिखने में हेल्प करूंगा। तुम 6 बजे बस स्टॉप पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। 6 बजे का अलार्म सेट कर लो। फिर संगजी कई अलार्म सेट करती है और 6 बजे उठकर बस स्टॉप पर चली जाती है। लेकिन जियासू वहां नहीं आता है। वो बहुत देर तक वेट करती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। संगजी क्लास में लेक्चरर पर ध्यान नहीं दे रही होती है। टीचर उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। अब संगजी को दिखाया जाता है जो दुखी होकर स्कूल से निकल रही होती है। जियासू को आज आना था लेकिन वो नहीं आया। तभी वो गिर जाती है। जियासू उसे उठाने में हेल्प करता है। वो कहती है, तुम इतनी लेट क्यों आए? तुम्हें पता है कि स्कूल खत्म हो जाता है। जियासू माफी मांगता है और कहता है, चलो अब तुम्हारी टीचर से मिलते हैं। अब संगजी कहती है, वो तुमसे जो भी कहें तुम्हें चुपचाप सुनना है। इसके बाद वो टीचर के ऑफिस पहुंचते हैं। जियासू अपना परिचय उसके ब्रदर के रूप में देता है। टीचर उसे संगजी के बारे में बताती है। वो एक टॉप स्टूडेंट है लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। वो लेक्चर्स के दौरान ड्राइंग करती रहती है। अब जियासू उसे टीचर से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है और टीचर से कहता है, ये मुझे आपके बारे में बताती रहती है कि आपकी मेहनत की वजह से ही वो उस क्लास में है। फिर वो उसे फिर से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है तो वो अपोलोजाइज करती है। प्रेजेंट में संगजी बस स्टॉप पर उसका वेट कर रही होती है। फिर वो उसे कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम उठ गए? जियासू कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। संगजी कहती है, और अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी जियासू वापस आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेने शॉप गया था। फिर वो उसे काम करने और मिल्क पीने के लिए कहता है। लेकिन संगजी मिल्क को बैग में रख लेती है। वो उससे पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? मुझे लगा तुम इसी शहर में रहते हो। जियासू कहता है, नहीं, मैं दूसरे शहर से हूँ। संगजी कहती है, तो तुम समर हॉलीडेज में घर जाओगे? जियासू कहता है, अपना काम करो, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फिर जियासू उसे स्कूल भी ड्रॉप करता है और उसे एक ऐसे देता है। मैंने तुम्हारा ऐसे देखा था, तुम ये वाला यूज कर सकती हो। अब घर आने के बाद संगजी मिल्क को फ्रिज में रखने लगती है लेकिन उसे डर होता है कि कोई इसे फेंक ना दे, इसलिए वो रूम में आ जाती है। अब वो ऐसे पढ़ती है जिसमें जियासू ने उस दिन के बारे में लिखा था जब वो संगयन को हॉस्टल में शिफ्ट करने गए थे। उसने ये भी लिखा था, मैं तुम्हें देखकर हैप्पी। ये पढ़कर संगजी बहुत हैप्पी हो जाती है। अब उसकी मदर उसके रूम में आती है और उसके पास पड़ा मिल्क लेने लगती है तो वो मना करती है, मैं इसे पीने नहीं वाली हूँ, मैं बस इसे देखकर ड्राइंग कर रही हूँ। लेकिन मदर को डर होता है कि अगर उसने गलती से इसे पी लिया तो वो बीमार पड़ जाएगी। अब उसके फादर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मदर और मैं एक शादी में जा रहे हैं, तुम अपने ब्रदर के साथ रहना। वो इसके लिए तैयार नहीं होती है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फादर कहते हैं, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अगर उसने किया तो मैं उसकी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। अब मॉम और डैड के जाने के बाद उसका ब्रदर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। उसे देखकर वो कहता है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी उसका फ्रेंड कॉल करता है। वो कहता है, चलो खाना खाने चलते हैं। अब वो संगजी को टाइम देता है, तैयार होकर आ जाओ। अब वो तैयार होकर कार के पास आती है। उसके मोटे फ्रेंड को देखकर वो दुखी हो जाती है। अब उसका ब्रदर जियासू को भी पिकअप करता है जो कार में बैठकर सो जाता है। जब तीनों फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं तो संगजी जियासू को देख रही होती है। जियासू भी उसे देखता है और कहता है, तुमने मुझे हेलो तक नहीं कहा। तो वो उसे हेलो कहती है। जियासू कहता है, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? अब संगयान को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? तो जियासू कहता है, तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो? संगजी चुप हो जाती है। पीछे बैठा फ्रेंड कहता है, उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जियासू को ये पसंद नहीं आता। अब रेस्टोरेंट पहुंचकर संगयान के फ्रेंड्स उतर जाते हैं। संगजी कहती है, मुझे यहीं रहने दो, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। तो वो कहता है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं है। फिर वो जियासू से कहता है, तुम भी इसके साथ रुको, और वो कार पार्क करने चला जाता है। जियासू नोटिस करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है। वो पूछता है और वो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। अब वो उसके साथ वॉशरूम ढूंढने जाता है। उसकी स्कर्ट गंदी देखकर वो समझ जाता है कि उसे पीरियड आ गए हैं। अब उसे वॉशरूम भेजकर वो कहता है, क्या तुम्हारे पास टिश्यूज हैं? वो कहती है, नहीं। तो जियासू कहता है, यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ।
अब वो मार्केट जाता है और संग यान को बताता है संग जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो भी समझ जाता है और जिया सू को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। अब दोनों को पैड्स खरीदने में शर्म आती है, लेकिन वो खरीद लेते हैं। फिर जिया सू कहता है हमें उसके लिए एक स्कर्ट भी ले लेनी चाहिए। अब वो एक लड़की के थ्रू संग जी को चीजें भेजते हैं। अब वो चेंज करके बाहर आती है। फिर उसका ब्रदर उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो टेबल पर बैठती है, जिया सू उसके लिए पानी लाता है। अब संग जी को बीफ और मटन से एलर्जी होती है। जब ऑर्डर आता है तो जिया सू उसमें से मीट अलग करने लगता है। अब खाना खाने के बाद वो जाने ही वाले होते हैं कि संग यान को कुछ काम याद आ जाता है। वो संग जी को अपने फ्रेंड्स के साथ छोड़कर चला जाता है। मोटा फ्रेंड संग जी को गेम्स में ले जाता है। फिर जिया सू आता है और उसकी जगह खेलने लगता है। वो उसके लिए एक टॉय जीतता है और कहता है अब रोना मत लिटिल गर्ल। संगजी इस पर स्माइल करती है। फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है। जब जिया शू उसका रिपोर्ट कार्ड ला रहा होता है तो वो कहता है मैं आज तुम्हें घर तक छोड़ूंगा और रास्ते में तुम्हें डांटूंगा। वो कहती है मेरा ब्रहर तो मुझे नहीं डांटता था। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ब्रहर से बात करूंगा। वो कहती है नहीं। फिर वो रोने लगती है क्योंकि वो उसे टीज कर रहा होता है। उसे रोता देख वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो वो हैप्पी हो जाती है। इसके बाद वो उसे घर तक छोड़ता है। वो मना भी करती है तुम अपना काम करो, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके ही जाऊंगा। अगले सीन में संगजी अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। वहां वो जिया शू को काम करते हुए देखती है। वो उसे मेन्यू से सिलेक्ट करने के लिए कहता है। अब उसकी फ्रेंड मेन्यू कार्ड देख रही होती है, लेकिन संगजी छिपकर जिया शू को देख रही होती है। खाना खाने के बाद संगजी उसके पास आती है और उसे पैसे देती है, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। इसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर जिया शू से कहता है मैं तुम्हें 15 दिन की सैलरी एडवांस में दे दूंगा। संगजी ये भी सुन लेती है। इसके बाद जिया शू संगजी के पास आता है और कहता है अंधेरा होने से पहले घर चली जाओ। वो कहती है ठीक है। अब जैसे ही वो जा रही होती है वो वापस शॉप पर आती है और जिया शू से पूछती है क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो चली जाती है। जिया शू टेबल को देखता है और संगजी ने पैसे वहीं छोड़ दिए होते हैं। ये इम्प्लाइड होता है जिसे वो समझ जाता है। तो वो वहां से घर जाने लगती है। उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब जिया शू उन्हें देख लेता है। उसकी फ्रेंड संगजी से कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है किस तरह का रिप्लाई। तो वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वो कहती है ये पॉसिबल नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब संगजी की बातें सुनकर उसे रोना आ जाता है। तभी जिया शू भी वहां पहुंच जाता है। लड़का चला जाता है। संगजी कहती है क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है तुम्हें हाई स्कूल में डेट नहीं करना चाहिए। वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। वो कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो ये अच्छी बात है। तुम्हें उसे जेंटली रिजेक्ट करना चाहिए था, रुलाना नहीं चाहिए था। वो कहती है मैंने उसे नहीं रुलाया। अब वो कहता है क्या तुम घर अकेले जाओगी। तो वो कहती है हाँ। वो उसके पैसे लौटाता है और कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो कहती है अगर मेरी जगह मेरा ब्रहर होता तो मैं उसकी भी हेल्प करती। वो कहता है यह अच्छा लगता है कि कोई मेरी भी केयर करता है। फिर वो गुड बाय कहता है और चला जाता है। अगले सीन में सेंगजी ने एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है। अब उसका ब्रदर वहां बैठा होता है जो उसे देखते ही तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तुम शॉर्ट हो। तो वो कहती है मैं इतनी भी शॉर्ट नहीं हूं। वो खुशी खुशी जिया शू को भी उठाता है जो संगजी की शर्ट पर बने सनफ्लावर की तारीफ करता है। वो अपना सनफ्लावर छिपाकर चली जाती है। जिया शू उसके पीछे आता है और उसे कैप पहनाता है। पीछे से संज्ञन तस्वीरें ले रहा होता है क्योंकि डैड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो वो मना करती है मत लो। वो नहीं सुनता तो जिया शू उसका कैमरा ले लेता है और कहता है अपनी सिस्टर को टीज मत करो। अब संगजी की बारी आती है। पहली लड़की हाई जंप कंप्लीट कर लेती है। दूसरी लड़की संगजी होती है जो आगे की तरफ जंप करती है तो मैट्रेस पर गिरने के बजाय वो नीचे गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। अब संज्ञन उसे उठाने आता है। टीचर जियाशू से पूछती है क्या तुम उसके ब्रदर हो। वो कहता है हाँ। अब संज्ञन कुछ कहने ही वाला होता है कि संगजी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है ये मेरे डैड हैं। अब टीचर कंफ्यूज हो जाती है। अब संज्ञन उससे बहस कर रहा होता है तो जियाशू कहता है मैं उसे ले जाऊंगा। अब वो उसे फार्मेसी ले जाता है। वहां कोई नहीं होता तो वो खुद ही मेडिसिन लगाने लगता है। संगजी उसे मेडिसिन लगाते हुए देखकर कहती है तुम बहुत नाइस हो। मेरा एक ब्रदर है जो सिर्फ मुझसे लड़ता है और मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो कहता है ये सच नहीं है, जब तुम गिरी थी तो वो वरीड था। अब संज्ञन आता है और कहता है
मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा डैड हूं। जब तुम्हारा ब्रदर फ्री होगा तो वो भी तुम्हें ले जाएगा। अब जैसे ही वो उसे ले जा रहा होता है, संगजी देखती है कि जियाशु एक और लड़की को ले जा रहा है जो भी घायल थी। ये देखकर वो दुखी हो जाती है। मुझे लगा वो सिर्फ मेरे लिए नाइस है, लेकिन वो सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता है। अगले सीन में जियाशु संगजी के स्कूल में आता हुआ दिखाया जाता है। वो गार्ड से पूछता है, क्या इस क्लास का कोई स्टूडेंट अंदर है? तो वो जाकर चेक करता है और उसे बताता है, क्लास में कोई नहीं है। तो वो वरीड हो जाता है। अब संगजी की फ्रेंड उसे एक इंटरनेट कैफे में ले आती है। फिर वो उससे पूछती है, टीचर ने मना किया था तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? वो कहती है, मुझे जाना है। अब संगजी जाना नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को अकेले नहीं जाने देती, इसलिए वो उसके साथ जाने लगती है। अब कैफे के बाहर 3 लड़कियां उन्हें बुली करना शुरू कर देती हैं। वो उनके पैसे ले लेती हैं और कहती हैं, कल यहाँ पैसे लेकर आना, वरना हम तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाएंगे। फिर वो पैसे लेकर चली जाती हैं। तो संगजी अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे पता है तुम उस दिन से मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। जब मैं स्पोर्ट्स डे पर गिरी थी तुम मेरे पास आई भी नहीं थी। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाई हो। और फिर वो जाने लगती है। तभी जियाशु भी वहां आ जाता है और तुरंत पूछना शुरू कर देता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम किसके साथ आई थी? संगजी उसे जवाब नहीं देती, बल्कि उसे हक करके रोने लगती है। अब वो उसे एक कैफे में बिठाता है, उसके लिए जूस लाता है और पूछता है, क्या हुआ? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगा। वो कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी और मैं घर पर भी बताऊंगी। अब वो उसे सब कुछ बता देती है। तो वो कहता है, तुमने सही सोचा, तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए। अब वो उसे अपनी बाइसाइकिल पर घर ले जाता है, एक नया रूट लेकर। वो कहता है, ये बहुत प्यारा रूट है। संगजी को भी रूट पसंद आता है। अब उसे घर छोड़ने से पहले वो उसे अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने के लिए कहता है और उसे कुछ पैसे देता है। वो नहीं ले रही होती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे पैसे देता है और फिर चला जाता है। अगले दिन जब संगजी स्कूल से निकलती है तो उसका ब्रदर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां होता है। वो उससे पूछता है, बताओ तुम्हें किसने बुली किया? अब संगजी उन्हें ले जाती है और बताती है कि वो 3 लड़कियां थीं। अब वो संगजी को वहीं छोड़कर उस कैफे के पास चले जाते हैं। संज्ञन उनके पास जाता है और उनकी सिगरेट्स अपने पैरों से बुझाता है और कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को बुली क्यों किया? डरकर वो कहती हैं, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। जियाशु कहता है, तुम्हें किसी को इस तरह बुली नहीं करना चाहिए। लड़कियां जियाशु से डरकर बैठ जाती हैं। तो वो कहता है, आज के बाद किसी को बुली मत करना। इसके बाद वो संगजी के पास आते हैं। कोई उसे कुछ नहीं बताता। संज्ञन बस उसका पर्स लौटा देता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में सेंगजी को जियाशु द्वारा दिए गए बल्ब पर ड्राइंग करते और उसे अपने लैंप में लगाते हुए दिखाया जाता है। वो अभी भी उसके पास होता है। अगले सीन में सेंगजी के एग्जाम्स के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जिसमें वो फिजिक्स में बमुश्किल पास हुई होती है। अब उसके डैड उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का डिसाइड करते हैं। अब उसका ब्रदर उसे पढ़ाता है। वो उसे फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता है। सेंगजी के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते तो सेंग यन तंग आ जाता है, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। फिर सेंगजी अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मैं उससे नहीं पढ़ूंगी। और सेंग यन भी आता है और कहता है, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब डैड कहते हैं, मैं उसके लिए एक ट्यूटर हायर करूंगा। अगले दिन सेंगजी को पता चलता है कि एक ट्यूटर उसे पढ़ाने आएगा। तो अब जब वो अपनी बुक्स के साथ नीचे जाती है तो वहां कोई नहीं होता है। फिर वो किचन में किसी को देखती है। ये जियासु निकलता है, जो उस समय के लिए खाना बना रहा होता है और सेंगजी के लिए नूडल्स बनाता है। अब खाने के बाद उसका ब्रदर और जियासु गेम्स खेलने लगते हैं। तो सेंगजी अपनी बुक्स लेकर आती है। सेंगयन कहता है, हमने अभी अभी खाया है, तो वो तुम्हें थोड़ी देर पढ़ाएगा। अब जियासु उसे अपना सीवी दिखाता है, लेकिन उसने उस पर पिक्चर नहीं लगाई होती है। तो सेंगजी उसकी पिक्चर बनाने लगती है, लेकिन वो सही नहीं बन रही होती है। तभी जियासु को एहसास होता है तो वो पोज देने लगता है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है तो जियासु उसे पढ़ाने के लिए उसके रूम में आता है और उसका फोन देखने के लिए कहता है, मुझे देखने दो, तुमने मेरी पिक्चर कैसे बनाई है? तो वो कहती है, मैंने पिक्चर नहीं बनाई, चलो मुझे पढ़ाओ। अब जियासु उसके पेपर को देखता है और फिर उसे समझाना शुरू कर देता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन पढ़ाने आऊंगा, मैं बाकी 3 दिन काम पर जाऊंगा तो ये काफी है। अगले दिन वो फिर से सेंगजी को पढ़ाने आता है। उसकी आंखों को देखकर सेंगजी कहती है, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? तो वो कहता है, हाँ बहुत काम था। तो वो कहती है, मैं अपना होमवर्क करूंगी और तुम तब तक रेस्ट कर सकते हो। अब वो उसे काम देता है और सोफा पर सो जाता है। उसे सोता देख सेंगजी अपनी शर्ट उस पर डाल देती है और फिर काम करने लगती है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि सेंगजी ड्राइंग कर रही है। वो उससे कहता है, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो कहाँ है? तो वो उसे नोटबुक दिखाती है।
उसने एक क्वेश्चन पर मिस्टेक कर दी होती है। तो वो कहता है, मुझे लगता है मैं अच्छा ट्यूटर नहीं हूं। तो वो कहती है, ये सच नहीं है, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। अब जियासू सेंग यन से कहता है, जब हम दोनों फ्री हों तो मैं सेंग जी को म्यूजियम ले जाना चाहता हूं, जिसके बाद उसे पढ़ाई में मन लगेगा। अगला सीन, वो म्यूजियम में होते हैं। उसने सिर्फ उन दोनों के लिए टिकट्स खरीदे होते हैं। जियासू पूछता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? तो वो कहता है, नहीं। अब वो दोनों चले जाते हैं, जहां जियासू उसे स्लाइड्स दिखाता है और उसे फिजिक्स के बारे में बताता है। वो उसे एक स्लाइड पकड़ने के लिए कहता है, तो वो स्लाइड ले लेती है और बहुत हैप्पी होती है। अब जियाशू उसे वहां बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें दिखाता है और पूछता है, क्या तुम्हें अब साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है? तो वो कहती है, हाँ। फिर वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहती है, तुम्हारे ड्रीम्स हैं, तुम गेमिंग में जाना चाहते हो, तो अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे? तो वो कहता है, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहकर नहीं छोड़ सकता कि मुझे पढ़ना है। और तुमने ये क्वेश्चन संगयन से पूछा? वो कहता है, हाँ। उसने मुझे जवाब नहीं दिया। वो कहती है, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे अब करते हो? वो कहता है, हाँ, मैं एक ऐसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। वो कहती है, ठीक है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो अच्छी है या नहीं। तो वो कहता है, ठीक है, ये डील रही। इसके बाद दोनों अपने ड्रीम्स पूरे करने का प्रॉमिस करते हैं। एक पॉइंट पर संजी ड्राइंग करना शुरू कर देती है। तो वो कहता है, ये अच्छा है, तुम्हें इसे भी परस्यू करना चाहिए। फिर संज्ञन का कॉल आता है, मैं आ गया हूं। तो वो बाहर चले जाते हैं। अब जियाशू को एक कॉल आता है। तो वो कहता है, मुझे काम है, तो तुम दोनों घर जाओ। और फिर वो वहां काम करने लगता है। घर पहुंचकर संगजी को याद आता है कि उसने अपना स्केचबुक कहीं छोड़ दिया है। अब वो म्यूजियम कॉल करती है और पूछती है। वो कहते हैं, उसका स्केचबुक मिल गया है और उन्होंने उसे जियाशू को दे दिया है। अब उसे याद आता है, मैंने उसमें क्या ड्रॉ किया था। अगर उसने देख लिया, खैर, उसे नहीं देखना चाहिए। अगली सुबह संगयन उसे बताता है, तुम्हारा स्केचबुक आ गया है। अगले सीन में संगयन जियाशू को बताता है, मेरी सिस्टर ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। तो वो कहता है, उसे समझना चाहिए था। वो कहता है, उस लड़के को एक बार मेरे हाथ लगने दो, फिर देखेंगे। अब जियाशू उसकी बातों पर स्माइल करता है। आगे जियाशू संगजी से बात करने आया होता है। वो संगयन से बात नहीं कर रही होती है, तो वो जियाशू को उससे बात करने के लिए कहता है और चला जाता है। अब वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तो वो कहती है, वो ग्रेजुएट हो रहा है। वो भी जियाशू के बारे में ही बात कर रही होती है। अब वो कहता है, तुम्हें इतने बड़े लड़के को डेट नहीं करना चाहिए, तुम हाई स्कूल के बाद डेट कर सकती हो। और फिर वो उसे लड़के का नंबर देने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं देती, क्योंकि वो बस हाइपोथेटिकली बात कर रही होती है। अब डेली संगजी जियाशू के आने का वेट करती है और वो आता है और उसे पढ़ाता है। आज उसने उसका टेस्ट लिया और उसने बहुत अच्छा किया, तो उसे पढ़ाने के बाद वो जाने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट करो। तो वो कहता है, मैं हॉस्टल में सेलिब्रेट करूंगा, और संगजी के डैड की हेल्प करने लगता है। अब संगजी सोचती है, मुझे उसे एक रेड एनवेलप देना चाहिए क्योंकि न्यू ईयर है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो एक एनवेलप में कुछ कैंडीज डालती है और एक पेज पर हैप्पी न्यू ईयर लिखकर उसमें डाल देती है। अब वो नीचे जाती है। उसके पेरेंट्स काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं, तो वो छिपकर जियाशू के कोट में डाल देती है। फिर वो अपनी मॉम द्वारा बताया गया काम करने लगती है। अब रात में जियाशू हॉस्टल चला जाता है। फिर वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करती है। उसके डैड उसे एक रेड एनवेलप देते हैं जिसमें उसका मोबाइल फोन होता है, जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है। फिर जियाशू का मैसेज आता है जो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। अब जियाशू को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे वहां जाना होता है। अगले सीन में जियाशू की तरफ से सेंगजी के लिए एक पार्सल आता है। वो सेंगयान से पूछती है, उसने मुझे खुद क्यों नहीं दिया? तो वो उसे बताता है, वो अपने होम टाउन वापस चला गया है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो सेंगयान को घर आने के लिए मैसेज करती है और वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है, लगता है मेरी सिस्टर को मेरी हेल्प की जरूरत है। अब जियाशू वहां आता है। वो उसे बताता है, मैं घर जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो वो कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सेंगजी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो यही पूछना चाहती थी। अब वो वेट करने लगती है, लेकिन सेंगयान अकेला आता है, तो वो दुखी हो जाती है। सेंगयान उसे डांटना शुरू कर देता है, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब उनकी लड़ाई हो जाती है। तभी मॉम और डैड भी आ जाते हैं। प्रेजेंट में सेंगजी एक गिफ्ट लाती है जो जियाशू के लिए होता है। अब वो जियाशू द्वारा दिया गया गिफ्ट खोलकर देखती है। एक स्टफ्ड डॉग टॉय निकलता है, तो वो जियाशू को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया। तो वो हैप्पी हो जाता है। वो पूछती है, क्या तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी में आओगे? तो वो कहता है, हाँ।
वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। वो पूछता है, क्यों? तो वो कहती है, मैं तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहती थी। वो कहता है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इसके बाद वो गिफ्ट खोलती है जो वो जियाशू के लिए लाई थी, एक टाई। अगला सीन, ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। वो छिपकर जियाशू को देख रही होती है तो वो उसे नोटिस कर लेता है। वो उसे एक फ्लावर बुके देती है तो वो कहता है, मुझे लगा तुम ये अपने ब्रदर के लिए लाई हो। वो कहती है, उसके पास पहले से ही है, मैं ये तुम्हारे लिए टीचर के तौर पर लाई हूँ। फिर वो उसे एक और गिफ्ट देने लगती है। जियाशू के फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेंगजी के साथ तस्वीरें लेने लगता है। अब सेंगजी उससे पूछती है, क्या तुम इसके बाद अपने होम टाउन में रहोगे? तो वो कहता है, हाँ। वो पूछती है, तो तुम मुझे भूल जाओगे? वो कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। अब वो दोनों एक साथ तस्वीरें लेते हैं। अगले सीन में जियाशू सेंगयान को घर ड्रॉप करने आया होता है क्योंकि वो ड्रंक होता है। अब उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे पानी देने लगते हैं। अब सेंगजी भी आती है तो मॉम कहती है, जियाशू को टॉवल वगैरह दे दो। वो कहता है, नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मॉम इंसिस्ट करती है तो वो रुक जाता है। अब सेंगजी उसे सेंगयान के कपड़े देती है और फिर उसे टॉवल के बारे में बताकर सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और जियाशू को अकेला बैठा देखती है तो वो उसके पास जाती है जो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। उसे देखकर वो पूछता है, तुम सोई नहीं? तो वो कहती है, मैं तुम्हें देखने आई थी, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकते हो? तो वो उसकी बातों पर स्माइल करता है और उसे कुछ नहीं बताता। तो वो कहती है, ठीक है, मत बताओ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। अब वो समझाने लगता है कि उस पर बहुत कर्ज है। तो वो कहती है, मुझे बताओ कितना पैसा है, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पैसे कमाकर तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम्हारे सारे कर्ज चुक जाएं। वो कहता है, ये मेरा नहीं है और तुम्हें अपने कमाए हुए पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक्स। अब थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में आती है और बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज महसूस करती है। वो बालकनी में जाती है और जियाशू को जाते हुए देखती है। फिर वो अपना फोन चेक करती है और पता चलता है कि वो सुबह की फ्लाइट से घर जा रहा है। वो उसे मैसेज करता है, अच्छे से पढ़ना और मुझे अपने ग्रेड्स के बारे में बताना। अगले सीन में वो जियाशू के होम टाउन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचती है और इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समय ऐसे ही बीतता है। वो मेहनत करती है और अच्छे ग्रेड्स लाती है तो जियाशू उसके लिए अच्छे गिफ्ट्स भेजता है। एक दिन वो संगयान को एक फ्रेंड से बात करते हुए सुनती है, जियासू की गर्लफ्रेंड है, मुझे भी दिखाओ वो कैसी है। अब वो संगयान से इसके बारे में पूछती है। वो कहता है, हाँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा बताया। तो वो दुखी होकर चली जाती है। अब वो जियासू को मैसेज करने के बारे में सोचती है लेकिन नहीं करती और अगले दिन वो फ्लाइट से जियासू के होम टाउन चली जाती है। एयरपोर्ट पर संगयान कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? तो वो उसे बताती है कि वो कहाँ है और उसका ब्रदर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम क्यों गई? तो वो कहती है, मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अब संगयान उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और जियासू को वहां जाने के लिए कॉल करता है। अब जियासू उसे कॉल करता है और उसकी लोकेशन पूछता है। जब वो उसके पास आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ होती है। जियासू को देखकर वो रोने लगती है। वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो कहती है, उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं यंग हूं। तो वो कहता है, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। और फिर वो उसे एक टिश्यू देता है और कहता है, चलो अपना फेस वॉश कर लो, फिर हम लंच पर चलेंगे। वो कहती है, नहीं, मुझे घर जाना है। तो वो कहता है, पहले खाना खा लेते हैं। अब लंच के बाद संगजी उसे टी का गिफ्ट देती है तो वो कहता है, तुमने मुझे अभी भी याद रखा, मुझे तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया। फिर उसे संगयान का कॉल आता है। फिर वो उसे ड्रॉप करने जाता है तो वो उसे एक गिफ्ट देता है जो एक क्यूट स्टफ्ड टॉय होता है। फिर जब वो लौटती है तो संगयान उसे पिकअप करने आया होता है और वो उसे देखकर रोने लगती है। तो उसका ब्रदर सोचता है वो उस बॉयफ्रेंड की वजह से रो रही है, लेकिन वो जियासू की वजह से रो रही होती है। उसका ब्रदर उसे कंसोल करता है। इसके बाद जब वो घर आती है तो वो अपने रूम में जाकर फिर से रोने लगती है। अब उसके पेरेंट्स संगयान से पूछते हैं, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? तो वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उससे इस बारे में बात मत करना क्योंकि वो पहले ही बहुत रो चुकी है। अब संगजी जियासू से जुड़ी सभी चीजों को पैक कर देती है। कुछ समय बाद संगजी को जियासू के शहर के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी होती है। वो अपनी फ्रेंड के पास आती है और वो सबको अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है। अब पार्टी के दिन जियासू भी वहां होता है लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते हैं। अब संगजी थोड़ी ड्रिंक करके एंजॉय करती है और फिर अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर जा रही हूँ। अब जब वो बाहर आती है तो उसकी जैकेट से एक सिगरेट गिर जाती है तो वो उसे उठाने के लिए झुकती है। जियासू वहां आता है और सिगरेट उठाकर पूछता है, क्या तुमने स्मोकिंग भी शुरू कर दी है? वो कहती है, नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है। वो कहता है,
तुमने ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी है? तो वो कहती है, हाँ बस थोड़ी सी। वो कहता है, तुमने मेकअप करना भी सीख लिया है, तुम बहुत नाइस लग रही हो। मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजे, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। तो वो कहती है, मैं बिजी थी, मुझे क्लासेस लेनी थी। तो वो कहता है, मैं भी तुम्हें पढ़ाने आता था। अब वो उससे लिटिल गर्ल कहता है। तो वो कहती है, मैं अब लिटिल नहीं हूं, मैं बड़ी हो गई हूं। वो कहता है, तुम मेरे लिए हमेशा लिटिल रहोगी। और फिर वो जाने लगती है। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। अब वो अपनी फ्रेंड के पास आती है जो केक कटिंग के लिए उसका वेट कर रही होती है। बाद में वो उनसे हॉस्टल वापस जाने के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताते हैं, हम अभी नहीं जा रहे हैं, तुम जाओ, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। तो वो जाने लगती है। बाहर जिया सू उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है। वो उससे बात नहीं कर रही होती है। तो वो कहता है, मुझसे बात करो, जो भी तुम्हारे दिल में है। वो कहती है, मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे लिटिल गर्ल कहते हो। तो वो कहता है, भले ही तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहोगी। तो वो कहती है, क्या तुम मेरे डैड बनना चाहते हो? वो चुप हो जाता है और स्माइल करता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हो? वो कहती है, नहीं, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब वो उसे हॉस्टल ड्रॉप करता है और उसे कुछ देता है, ये पी लो। अब वो रूम में आती है और उसे पीने लगती है। तभी उसे जिया सू का मैसेज आता है, अगली बार जब तुमने ड्रिंकिंग की हो तो अकेले घर मत जाना, बल्कि किसी को घर ले जाने के लिए ढूंढ लेना। अगले सीन में संग जी को डैड का कॉल आता है। वो उसे जिया सू को डिनर पर ट्रीट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने संग जी की बहुत हेल्प की। दूसरी तरफ जिया सू अपने गेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जब संग जी उसे मैसेज करती है, जब भी आपके पास टाइम हो मैं आपको डिनर देकर थैंक यू कहना चाहूंगी। वो उसका मैसेज पढ़कर स्माइल करता है और कहता है, मैं अगले वीकेंड फ्री होऊंगा। वो कहती है, ठीक है, लेकिन आप किस टाइम फ्री होंगे? तो उसके फॉर्मल मैसेजेस देखकर वो उसे कॉल करता है और कहता है, मैं अगले वीक फ्री होऊंगा। तो वो कहती है, मुझे टाइम भी बता दीजिए। वो कहता है, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। वो कहता है, हम उस दिन रिपेयर शॉप भी चलेंगे। वो कहती है, क्यों? तो वो कहता है, तुम्हारा मोबाइल टूटा हुआ है। वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, इतनी अच्छी टाइपिंग, तुम्हारा मोबाइल कब से ऐसा करने लगा? वो कहती है, आपका क्या मतलब है? तो वो कहता है, तुम मुझे आप और सर कह रही हो। तो वो कहती है, मेरे डैड ने कहा था बड़ों को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, तुमने खुद मुझे बताया था। ये सुनकर वो कहता है, बाय। तो वो कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहता है, हाँ बताओ। तो वो कहती है, मेरे पास कैंपस में मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो वो कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे ब्रदर से पता चला। फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अगले सीन में जिया सू काम में इतना बिजी होता है कि उसने लंच भी नहीं किया होता। अब उसका असिस्टेंट उसके साथ लंच लाता है। वो मीटिंग में बैठे बैठे खाना खाने लगता है। मीटिंग के एंड तक उसे अनवेल फील होने लगता है। संग जी उसका वेट कर रही होती है। वो उसे कॉल करता है और बताता है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब कॉल पर उसकी आवाज सुनकर संग जी पूछने लगती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तो वो कहता है, मुझे लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। तो वो कहती है, मुझे ऑफिस का एड्रेस बताओ, मैं आ रही हूँ। अब वो वहां जाती है और जिया सू बाहर बैठा होता है। संग जी उसके लिए टैक्सी बुलाती है, लेकिन वहां कोई टैक्सी नहीं होती। तो वो कहती है, मैं बुक कर लेती हूँ। अब जैसे ही वो जिया सू के पास पहुंचती है, वो गलती से करीब आ जाते हैं। तो जिया सू उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो अपोलोजाइज करता है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। अब वो टैक्सी बुलाती है और उसे अंदर बिठाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर कहता है, उसकी कंडीशन सीरियस है, हमें जल्दी से अपेंडेक्टमी करनी होगी। अब जैसे ही वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे होते हैं, संग जी भी उसके साथ जा रही होती है। वो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वो उसकी रिपोर्ट्स पढ़ने लगती है। अब उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, तो वो उसे बताती है, मैं जिया सू के साथ हॉस्पिटल में हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? तो वो उसे ऑपरेशन के बारे में बताती है और उसकी मॉम कहती है, उसके परिवार में कोई नहीं है, उसकी मॉम बहुत पहले गुजर चुकी हैं। अब जिया सू का ऑपरेशन हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है, उसे यहाँ 7 दिन रहना होगा और उसे सिंपल फूड दिया जाना चाहिए। तो संगजी उसके लिए फूड लाती है। वो कहता है, तुम अब घर जाओ, बहुत लेट हो गई है। तो वो कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जिया शू के इंसिस्ट करने पर वो बाहर चली जाती है। अब उसे संग यन का कॉल आता है, जो उसका हाल चाल पूछता है। कॉल एंड होने के बाद संग जी वहां आती है। वो कहता है, तुम यहाँ हो, तुम वापस क्यों नहीं गई? वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे छोड़ देते, इसलिए मैं यहीं रुक गई। वो कहता है, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है, अपने लिए कुछ खाने को लाओ। तो वो कहती है, हाँ मैं कुछ लाई हूं। फिर वो ब्रेड खाने लगती है। अब ब्रेड खाते खाते उसका फेस पफी हो जाता है। तो जियाशु उसे देखकर स्माइल करता है।
संगजी ये नोटिस करती है और सोचती है शायद मेरे फेस पर कुछ लगा है। वो चेक करने के लिए बाथरूम भी जाती है। अब वो एक कपड़ा देखती है और सोचती है वो नहा नहीं सकता, तो मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। अब वो उसे क्लीन करने के लिए उसके पास आती है। तुम नहा नहीं सकते तो मैं तुम्हें इससे क्लीन कर दूंगी। वो कहता है मैं खुद कर लूंगा। तो वो कहती है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कर देती हूँ। अब अपनी आंखें बंद करके वो उसे अपना फेस क्लीन करने देता है। संगजी उसे देख रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब संगजी जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और सोचती है मुझे अपनी आंखें बंद करने के बाद खोलनी नहीं चाहिए थी। अब वो रूम में आती है और वो अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। वो बेड को जियाशु के पास लाती है तो वो कहता है मेरा कोट ले लो और सो जाओ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। अब वो सोने के लिए लेट जाती है और सो जाती है। सुबह जब वो उसका फेस क्लीन कर रही होती है तो वो उठ जाता है। वो कहती है मेरा लेक्चर है तो मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगी। तो वो कहता है अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे घर से कुछ चीजें चाहिए और मेरा लैपटॉप भी। मेरे घर की कीज कोर्ट में है और मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। वो कहती है तुम्हें लैपटॉप क्यों चाहिए? तो वो कहता है काम के लिए। वो कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए इसलिए मैं नहीं लाऊंगी। वो कहता है लगता है तुम बड़ी हो गई हो। तो वो बाय कहती है और चली जाती है। अब संगजी जियाशु के घर उसकी चीजें लेने जाती है। अब वहां वो अपनी और उसकी एक पिक्चर भी देखती है। फिर वो चीजें रखने लगती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो जियाशु उसे बताता है मेरे बगल वाले बेड पर एक और पेशेंट आया है। फिर वो लैपटॉप निकालता है। तो वो कहती है तुम इसे सिर्फ दिन में यूज कर सकते हो। तो वो प्रॉमिस करता है। अब पेशेंट वहां आता है। वो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों कपल हो? तो वो कहता है नहीं, ये मेरी सिस्टर है। अब उस आदमी का बेटा कहता है वे जोर से बोलते हैं। अब वो शादी के बारे में बात करने लगता है। तो संगजी कहती है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मुझसे बहुत बड़ा है और मेरे डैड जैसा लगता है। तो बूढ़ा आदमी पूरी तरह मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो कहता है एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी मॉम और डैड बन जाओगे। तो जियाशु स्माइल करने लगता है। अगली सुबह जब संगजी उठती है तो जियाशु लैपटॉप यूज कर रहा होता है। वो उससे बहस करने लगती है तो बूढ़ा आदमी आता है और कहता है सुबह सुबह ही लड़ना शुरू कर दिया। अगर अभी ये सिचुएशन है तो तुम शादी के बाद क्या करोगे? जियासु कहता है हमारी शादी नहीं हुई है और सांगजी से कहता है इसे मजाक समझकर इग्नोर कर दो। सांगजी गुस्सा हो जाती है लेकिन उसने शादी की बात को मजाक में ले लिया है। अगला सीन जियासु के डिस्चार्ज का दिन होता है। सेंगजी उसकी पैकिंग में हेल्प करती है। बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम लोग जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है ठीक है, अब उससे शादी भी कर लो। तो वो कहता है हम अभी शादी नहीं कर सकते, वो अभी बहुत यंग है। तो वो कहता है चिंता मत करो, हम शादी कर लेंगे। फिर वो उसका लगेज लेने लगती है। वो कहता है तुमने कहा था हम जल्दी शादी कर लेंगे। तो वो कहती है मजाक तुमने शुरू किया था। वो कहता है मैं हॉस्पिटल में बोर हो रहा था तो मैंने मजाक कर लिया। तो वो कहती है तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। अब घर पहुंचकर वो कहता है जाने से पहले मेरे साथ खाना खा लो। अब वो नोट्स लिख रही होती है और उसकी हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के साथ लगा रही होती है। वो कहती है जब तुम ठीक हो जाओगे और फ्री होगे तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। वो कहता है ट्रीट मैं दूंगा, तुमने मेरी इतनी अच्छी केयर की है। तो वो कहती है ठीक है और फिर काम का एक्सक्यूज बनाकर चली जाती है। अगले दिन जियासु अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करता है मैंने बस उससे मजाक किया था लेकिन वो गुस्सा हो गई। तो वो कहती है इस तरह की चीजें बहुत सीरियस हो जाती हैं और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उसकी शादी होगी है ना, उसे डिनर पर ले जाओ और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दो। अगले सीन में सांगजी की फ्रेंड न्यू ईयर सेलिब्रेट करने बाहर जा रही होती है। वो सांगजी को साथ आने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है, वहां बहुत भीड़ होगी। अब सांगजी खाना खाने लगती है। उसे जियासु का कॉल आता है। वो उसे एक फैमिली डिनर के बारे में बताता है। मेरी कंपनी ने अरेंज किया है तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली के तौर पर ले जाऊंगा। वो मना करने लगती है। तो वो कहता है क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गई? तो वो कहती है नहीं। वो कहता है अगर तुम्हें भीड़ से प्रॉब्लम है तो हम साथ में डिनर करेंगे, बस तुम और मैं। वो मान नहीं रही होती है। तो वो कहता है तुम्हें मुझे ट्रीट देनी है। समझकर वो मान जाती है। अब वो दोनों एक जगह खाना खा रहे होते हैं। वो कहता है ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट नहीं है बल्कि मेरी तरफ से है क्योंकि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में टीज किया था। तो वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जियांग अपनी फ्रेंड के साथ वहां आती है। जियासु को वहां देखकर वो उससे बात करने लगती है। जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो उस पर पानी गिरा देती है। सांगजी ये टॉलरेट नहीं कर पाती। वो उस पर अपना पानी गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब सांगजी उस पर और चीजें फेंकती है। जियासु उसे रोकता है और सिक्योरिटी जियांग को बाहर निकाल देती है। अब सांगजी जियासु के साथ बाहर आती है। वो उसका फेस क्लीन करती है और फिर उसे उसका कोट देती है। वो उसे देखते हुए जाने लगता है। वो कहती है वो लड़की कौन थी? वो कहता है
वो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं उसे अपने डैड की वजह से जानता हूँ। वो कहती है, अगर ये तुम्हारे डैड से जुड़ा है तो उसे तुम्हें बुली मत करने देना। वो कहता है, कोई मेरी केयर करता है। अब वो देखती है और उसके फेस पर चोट देखकर वो उस पर मेडिसिन लगाती है। अब वहाँ स्नोइंग शुरू हो जाती है तो सांग-जी बहुत हैप्पी होती है। अब स्नो एंजॉय करते हुए वो विश करती है, जियासू हमेशा हैप्पी रहे। अब वो जियासू से कहती है, सीजन की पहली स्नो पर तुम्हें विश करनी चाहिए। वो कहता है, यहाँ बहुत कम स्नो होती है। पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब हुई थी और अब फिर से हो रही है। वो कहती है, तो मैं लकी हूँ। वो कहता है, मैं भी लकी हूँ कि तुम्हारे साथ स्नो देख रहा हूँ। फिर वो विश करता है, सांग-जी हमेशा हैप्पी रहे। अगले सीन में जब जियाशु घर पहुंचता है तो जियांग उसका वेट कर रही होती है। वो उससे अपॉलॉजीज करती है। वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो वो कहती है, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहता है, मैंने तुम्हें सारे पैसे चुका दिए हैं जो मैं ओवे करता था। वो कहती है, तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मर्डर किया था और तुम मेरी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस भूल गए हो। अब प्रॉमिस की बात पर वो उसे वहां से बाहर धकेलता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो और उसकी मॉम उनसे अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर फेंक रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की केयर करूंगी और सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन वो नहीं सुनते। स्कूल में भी सभी स्टूडेंट्स जियाशु को बली करते थे क्योंकि उसका डैड एक मर्डरर है। अब प्रेजेंट में वो अपनी मॉम की पिक्चर देखता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं तो वो उन्हें देखने लगता है। दूसरी तरफ सांगजी भी फायरवर्क्स देख रही होती है। वो जियाशु से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं फायरवर्क्स देख रही हूँ। वो भी फायरवर्क्स की एक पिक्चर भेजता है, मैं भी ये देख रहा हूँ। अगले सीन में जियाशु को सांगजी का मैसेज आता है, मैं आ रही हूँ। जब वो नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि जियांग वहां आ रही है। तो वो दूसरी तरफ से सांगजी के पास आता है और उसे एक तरफ ले जाता है। वो उसे बताता है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आ रही हो। तो वो कहती है, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो वो कहता है, कभी मेरे घर या ऑफिस इस तरह मत आना। सांगजी को इस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उसे एक कैमरा देती है और कहती है, अगर वो लड़की तुम्हें अभी भी हैरेस करती है तो इसे अपने घर के बाहर इंस्टॉल कर लो और तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। वो उसे लंच पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सांगजी उसकी पहले की कमेंट पर अभी भी गुस्सा होती है, मना कर देती है और चली जाती है। अगले सीन में सांगजी जियाशु के बारे में सोच रही होती है। वो उसे मैसेज करता है, क्या तुम एग्जाम्स के बाद घर जा रही हो? तो वो कहती है, हाँ मैं अगले वीकेंड जा रही हूँ। वो उसे एग्जाम्स के बाद डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। जियाशु दुखी हो जाता है। सांगजी भी उसका ओके मैसेज देखकर दुखी हो जाती है। उसने सोचा था कि वो और इंसिस्ट करेगा। अगले सीन में सांगजी एग्जाम के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में होती है। सांगजी काफी ड्रिंक कर लेती है। उसका क्लासमेट उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगता है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता। उसे जियाशु का मैसेज आता है। वो रिप्लाई नहीं करती तो वो उसे कॉल करता है। वो उसका कॉल आंसर करने के लिए एक तरफ हट जाती है। शोर सुनकर वो पूछता है, तुम कहाँ हो? तो वो उसे बताती है। तो वो कहता है, वहीं रुको, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। तो वो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करती है। उसका क्लासमेट उसके पीछे आता है। अब वो उसे बताता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गाया। अब सांगजी को अनवेल फील होने लगता है और वो बैठ जाती है। वो भी उसके बगल में बैठ जाता है। तभी जियाशु आता है। लड़का कहता है, मैं उसकी केयर कर रहा था। तो वो कहता है, अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उसकी केयर करूंगा। फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब थोड़ा आगे जाकर वो बैठ जाती है। मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है लेकिन आ नहीं रही। तो वो कहता है, चलो थोड़ा आगे बैठते हैं। लेकिन वो कहती है, मैं यहाँ से नहीं उठना चाहती। तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उस पर वॉमिट कर देती है। जियाशु फिर भी कुछ नहीं कहता और उसे हक करके साथ ले जाने लगता है। अब वो फिर से बैठ जाती है। मैं चल नहीं सकती। तो वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा। वो कहती है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने तुम्हें भारी चीजें उठाने से मना किया था। वो कहता है, 3 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं होगा। वो कहती है, मैं बहुत भारी हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है, ये दिखता नहीं है। यह सुनकर जियाशु स्माइल करने लगता है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाने लगता है। वो उसे बताती है, मेरा एक सीक्रेट है। वो कहता है, क्या है? तो वो कहती है, मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वो उसका नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती। वो कहता है, ठीक है, ये बताओ, वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता था? तो वो कहती है, वो सबके लिए अच्छा था, मुझे लगा वो मुझे वेल ट्रीट करता है, और रोने लगती है। जियाशु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे कार में बिठाता है, उसे अपना कोट देता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके जैसा कैसे बनना है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी उसे जियाशु का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी है। अगले सीन में वो अपना लगेज लेकर नीचे आ रही होती है।
जियाशू भी उसे पिकअप करने आता है। अब उसका क्लासमेट वहां आता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो उसे कुछ खाने को देता है और चला जाता है। अब वो जियाशू के साथ एयरपोर्ट जा रही होती है। अगले सीन में जियाशू संगजी से पूछ रहा होता है, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? उसने उसे कुछ नहीं बताया होता। वो उससे कहती है, तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? वो कहता है, तुम मेरे लिए एक ढूंढ दो। तो वो कहती है, मेरी फ्रेंड्स सब मेरी एज की हैं। वो कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेंगी। संगजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को न्यू ईयर गिफ्ट्स देती है। वो संज्ञान के लिए ग्लासेस लाई होती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब उसकी मॉम संज्ञान को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, तो वो कहता है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। बाद में वो संज्ञान से पूछती है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा करो, जियाशू को भी साथ ले जाओ। वो कहता है, मैं उसे साथ क्यों ले जाऊं? तो वो कहती है, वो सिंगल है, तुम भी सिंगल हो। स्माइल करते हुए वो उसे बताता है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता। अगले सीन में जियाशू उसे मैसेज करता है, मैं तुम्हारे शहर में हूँ, आज मिलते हैं। वो सोचती है, उसने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा? वो संज्ञान के फ्रेंड की शादी में होती है। वो उसे एक रेड एनवेलप देती है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो चारों ओर देखती है लेकिन जियाशू कहीं नहीं दिखता। अब वो एक टेबल पर बैठती है और जियाशू भी आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अब वो दोनों साथ बैठे होते हैं। वो सोचता है, उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। तो वो उसे मैसेज करता है और उसे अपने फोन को देखने के लिए जेस्चर भी करता है। वो अपना फोन देखती है और अपनी मॉम का मैसेज देखती है, तो वो संज्ञान को बताने लगती है। अब जियाशू से पूछने लगता है, तुम्हें जो लड़का पसंद है वो कैसा है? तो वो कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अब फ्रूट्स के साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज भी आती हैं। वो एक उठाने लगती है लेकिन उससे पहले कोई और ले लेता है। जियाशू ये देख रहा होता है। मुसांग यन से घर वापस जाने के लिए कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब जब वो बाहर आती है तो जियाशू भी उसके पीछे आता है। मैंने तुम्हारे ब्रदर से कार कीज ले ली, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वो मना कर रही होती है लेकिन वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और रास्ते में वो उसके लिए स्ट्रॉबेरीज भी लाता है। सांगजी स्ट्रॉबेरीज खा रही होती है। वो उसे कुछ ऑफर करती है लेकिन वो ड्राइंग में बिजी होता है, तो वो उसे खिलाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो अपना हाथ उसके पास लाती है वो उसके हाथ से खा लेता है, जिससे सांगजी शाय हो जाती है। वो बहुत हैप्पी हो जाता है और अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो वो उसे एक गिफ्ट देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। ये एक ब्रेसलेट होता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो गिफ्ट लेती है, उसे बाय कहती है और अंदर चली जाती है। अब वो इंटरनेट पर सर्च करती है, अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो गिफ्ट क्यों देता है? तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्या इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है? अब वो आगे पढ़ती है, एक पर्सन जो तुमसे बड़ा है या तुम्हारी केयर करता है वो भी इस तरह के गिफ्ट्स देता है। तो वो कहती है, शायद वो बस अपनी एल्डरलीनेस दिखा रहा है। अब उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे बताते हैं, हम सुबह छिपकर निकल जाएंगे। तो वो कहती है, जियाशू भी सुबह वापस जा रहा है तो वो उसके साथ चली जाएगी। अगले दिन वो सांग जी को पिकअप करने आता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया होता है। वो उसके हाथ को देखता है, तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था? तो वो कहती है, मैंने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना है? फिर सांग जी चुप हो जाती है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अब वो उसके लाए हुए ब्रेकफास्ट को शेयर करती है और खुद जूस पीने लगती है। तो वो कहता है, क्या तुम सिर्फ पीकर अपना पेट भरोगी? वो कहती है, हाँ। तो वो उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और फिर उसके मुंह में खाना डालता है। फिर सांग जी उसे आधा देती है और आधा खुद खाने लगती है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर उनके पास बहुत टाइम होता है, तो वो फ्लाइट का वेट करते हैं। सांग जी उसे बताती है, एक बार जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं तुम्हारे शहर आई थी। जब तुमने मुझे एयरपोर्ट से पिकअप किया तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? तो वो कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब जियाशू उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर जब वो शहर पहुंचते हैं तो सांग जी अपना लगेज रखती है और ऊपर देखती है तो जियाशू को देखती है। वो पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। वो दोनों गुड बाय कहने लगते हैं। अब उसकी फ्रेंड भी ये देख लेती है। बाद में सांग जी उसे सब कुछ शेयर करती है। तो वो कहती है, इस एज की बात को भूल जाओ, चूंकि तुम उससे यंगर हो तो उसे दिखाओ कि तुम उसकी इक्वल हो। अगले सीन में सांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। जियाशू उसे कॉल करता है और लंच पर इनवाइट करता है, तो वो मान जाती है। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। उस दिन जियाशू उसे पिकअप करने आता है। अब वो उसे कॉल कर रहा होता है और पूछता है, क्या तुम रेडी हो? तो वो कहती है, हाँ। तो वो नीचे आती है। उसे देखकर जियाशू बहुत इम्प्रेस्ड होता है। वो कहता है, तुम बहुत डिफरेंट और प्रिटी लग रही हो। वो उसे बताता है, मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सांग जी सोचती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता है।
अब वो रेस्तोरेंट पहुंचते हैं जहां एयरपोर्ट वाली लड़की पहले से ही उनका वेट कर रही होती है। उनके बैठने के बाद जिया शू वॉशरूम जाता है। लड़की सेंग जी से बात करती है। तुम बहुत प्रिटी हो गई हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा, जिया शू को फीवर था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए कहा था। तुम उस दिन रो रही थी। जिया शू को अच्छा नहीं लगा। वो मुझे बता रहा था, पहले मैं उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन अब मैं ये सस्टैंड नहीं कर सकता। तो वो सोचती है, तो वो इस बारे में बात कर रहे थे जिसे मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। वो जिया शू की तारीफ करती है, वो बहुत अच्छा है। तभी जिया शू अपने बाकी कलीग्स के साथ आता है। वो संगजू के बारे में पूछते हैं तो जिया शू कहता है, वो मेरी फ्रेंड है। संगजू सू सोचती है, जब भी उसने मुझे पहले किसी से इंट्रोड्यूस किया तो उसने कहा कि मैं उसकी सिस्टर हूँ। आज पहली बार वो मुझे फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब वो सब वहां खाना खाने लगते हैं। जिया शू उससे कहता है, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? तो वो कहती है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो उसका हाथ पकड़ता है और जाने लगता है। एक बार बाहर वो उससे पूछता है, क्या हम दूसरे रेस्टोरेंट चलें? वो सेंग जी का हाथ पकड़े हुए था और उसे इस तरह देखते हुए वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो वो कहती है, मेरा खाने का मूड नहीं है। वो उससे प्रोड्यूसर गाय के बारे में पूछती है, क्या तुमने उसे मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहा था? तो वो कहता है, हाँ, ताकि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। अब वो उसके साथ एक एनिमेटेड मूवी देखने की बात करता है। संगजू हैप्पी हो जाती है। अब वो उसे एक ड्रिंक लाने के लिए कहता है। जैसे ही वो उसे ड्रिंक देता है और वो उसे पीती है, वो मिल्क शेक निकलता है। वो कहती है, इसमें मिल्क क्यों है? वो कहता है, क्या तुम्हें एलर्जी है? तो वो कहती है, हाँ। वरीड होकर वो कहता है, मैं इसे चेंज करवा कर लाता हूँ। फिर वो उसे चेक करवाने ले जाता है। फिर वो उसे लेने के लिए मेडिसिन देता है। तो वो अपना फेस कवर करके मेडिसिन लेती है। वो पास आता है और उसे देखता है। वो उसके फेस पर एलर्जिक रिएक्शन देखता है। तो वो कहता है, तुम्हें फ्यूचर में मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने होंगे। अब वो बार बार अपना हाथ अपने फेस की तरफ ला रही होती है। तो जिया शू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, तुम मुझे ऐसे खींच रहे हो जैसे मैं तुम्हारी डॉग हूं। तो वो कहता है, हाँ, तुम एक डॉग हो जिसे नहीं पता कि क्या खाना है और क्या नहीं। वो इस पर स्माइल करती है। जिया शू भी स्माइल करता है। अब वो उससे कहता है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। वो सोचती है, क्या वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है? वो कहता है, तुम क्रीम केक नहीं खाओगी क्योंकि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। वो कहती है, तुम्हारा बर्थडे भी पास है, तो हम तुम्हारा क्यों ना सेलिब्रेट करें? वो कहता है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आगे उसका बर्थडे आता है। वो रेडी होकर जिया शू के पास आती है। वो पास आता है और पूछता है, क्या मैं उस तरह के लड़के जैसा दिखता हूँ जिसे तुम पसंद करती हो? वो सोचती है, क्या उसे पता है? अब वो दोनों बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं। जिया शू उसे अपनी आर्म पकड़ने के लिए कहता है, ताकि तुम गिरो नहीं। वो बस उसकी शर्ट पकड़ती है। जिया शू उसका हाथ पकड़ता है और अपनी आर्म पर रखता है, जिससे संगजू हैप्पी हो जाती है। अब वो मूवी देखने आए होते हैं। संगजू उससे एक ड्रिंक मांगती है। अब मूवी देखते हुए वो पी नहीं रहे होते हैं क्योंकि उसके हाथ ठंडे होते हैं। वो कहता है, मैं इसे पकड़ लूंगा। जैसे ही वो मूवी देखकर बाहर आते हैं, वो पूछती है, अब हम कहाँ खाएं? वो कहता है, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वो कहती है, क्यों? वो एक्सप्लेन करता है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट वहां है। वो कहती है, तुम मुझे अपने घर आने से मना कर रहे थे। वो कहता है, कब? वो उसे उस दिन के बारे में बताती है। तो वो कहता है, तुम उस दिन की बात पर मुझसे गुस्सा हो। मैंने वो जिया की वजह से कहा था। अब वो दोनों जिया शू के घर पहुंचते हैं। जिया शू उसे टेरेस पर ले जाता है जहां उसने बहुत सारी डेकोरेटिंग की होती है। संगजू सब कुछ देखकर बहुत पसंद करती है। उसने 2 केक्स बनाए होते हैं। अब केक काटने के बाद जिया शू उसके लिए एक गिफ्ट लाता है। वो उसे खोलने लगती है। वो कहता है, इसे यहाँ मत खोलो, घर जाकर आराम से खोलना। अब वो केक लेती है और एक तरफ हट जाती है। वो पीछे से उससे पूछता है, लोगों ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया है? वो कहती है, मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तो वो कहता है, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? वो कहती है, हैंडसम, केयरिंग और टॉल। अब जियासू कहता है, मुझ में ये सारी क्वालिटीज हैं, तो क्या मैं भी तुम्हें अप्रोच कर सकता हूँ? वो चुप हो जाती है और फिर कहती है, तुमने हमेशा मुझे अपनी सिस्टर माना है। तो वो कहता है, तुम भी मुझे दिल से ब्रदर बुलाती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी सच में ब्रदर नहीं समझा। एनीवे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वो चुप हो जाती है। तो वो कहता है, कुछ तो कहो, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तो वो कहती है, नहीं। फिर जियासू के फेस को देखकर वो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मुझे इस बारे में बताते रहोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। वो कहता है, क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें प्रपोज करते रहना चाहिए? वो कहती है, हाँ। फिर वो कहती है, तुमने अभी तक मुझे अपना लव कन्फेस नहीं किया है, तो क्या मैं ये केक ले सकती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है? तो वो कहता है, अगर ऐसी बात है
तो मैं अभी अपना लव कन्फेस कर देता हूँ। वो कहती है, नहीं अभी मत करो। फिर उसे केक खाते देख वो कहता है, अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो दोनों केक्स अपने साथ ले जाओ। वो स्माइल करने लगती है। अब वो अपने हॉस्टल पहुंचती है और उसकी फ्रेंड्स ने भी उसके लिए केक तैयार किया होता है, तो वो खुशी खुशी केक काटती है। अगले सीन में संगजी जियासू का गिफ्ट खोलती है और एक कैमरा निकलता है। अब वो एक पिक्चर देखती है जो उसमें पहले से ही होती है। वो उसे जियासू को भेजती है तो वो सोचता है ये पिक्चर उसके पास कैसे पहुंची। फिर उसे याद आता है कि जब वो कैमरा चेक कर रहा था तो उसने गलती से वो पिक्चर क्लिक कर ली थी। वो कहती है, कैमरा का रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि पिक्चर मुझे सही नहीं लग रही। तो वो कहता है, मुझे हाँ कह दो और मैं तुम्हें HD क्वालिटी में पिक्चर भेजूंगा। फिर उनका फ्लर्टिंग शुरू हो जाता है, लेकिन लड़की उसकी बातों में नहीं आती। इसके बाद वो जियासू द्वारा दिए गए ब्रेसलेट को पहनकर तस्वीरें लेने लगती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या ये जियासू ने तुम्हें दिया है? तो वो कहती है, हाँ। वो कहती है, क्या तुमने उसे हाँ कह दिया? तो वो कहती है, अभी तक नहीं। वैसे मुझे कब हाँ कहना चाहिए? तो वो कहती है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगले सीन में जियासू उसे मैसेज करता है और पूछता है, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है, उसे मना कर दो ताकि उसे पता चले कि वो तुमसे प्यार करता है। अब वो मना कर देती है। अब वो उससे तीसरी बार पूछता है तो वो मान जाती है। फिर उनकी डेट का दिन आता है। जियासू उसे कॉल करता है और कहता है, मैं आज थोड़ा बिजी हूं तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। अब वही बात तीसरी बार होती है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं, तुम डेट पर क्यों नहीं गई? क्या उसने आज फिर मना कर दिया? तो वो कहती है, हाँ उसे कुछ ऑर्गन काम था। सेंग जी को जियासू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में जैसे ही जियासू काम से फ्री होता है उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर उसे अपने डैड की सर्जरी करवाने के लिए कहता है। अब एक पास का सीन दिखाया जाता है। वो और उसकी मॉम घर पर होते हैं। स्नोइंग हो रही होती है। उसकी मॉम उसे अपने डैड को कॉल करने के लिए कहती है। तभी डैड खुद घर आ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं। तो वो उनसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तो डैड कहते हैं, मेरी कार से एक एक्सीडेंट हो गया है। उनकी मॉम पूछती हैं, वो आदमी जिंदा है या मर गया? वो कहता है, मुझे किसी ने नहीं देखा तो मैं भाग आया। अब जियासू पुलिस को कॉल कर रहा होता है। तो डैड कहते हैं, पुलिस को कॉल मत करो। अब इस लड़ाई में डैड ऊपर की फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो उन्होंने कई लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं। जियासू अपनी मॉम से कहता है, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन मॉम उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहती है। अब बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से उसकी मॉम बीमार हो जाती है। प्रेजेंट में वो अपने घर वापस आता है और संग जी का मैसेज आता है। वो उसे सीधे कॉल करता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। फिर वो दोनों खाते हैं, जहां जियासू उससे अपोलोजाइज करता है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। वो उसे दुखी लगती है तो वो उससे पूछता है। वो कहती है, मैं ठीक हूं लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। तो वो कहता है, मैं ठीक हूं। तो वो उसे स्माइल करने के लिए कहती है। वो उसे देखता है और स्माइल करता है तो संग जी उसके लिए कॉटन कैंडी बनाने जाती है। जियासू भी उसके पास आता है और उसे देखने लगता है और उसके हाथ में ब्रेसलेट नोटिस करता है। अब कॉटन कैंडी बनाने के बाद वो कहती है, जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपसेट हो जाती थी, तो मैं कुछ मीठा खा लेती थी जिससे मुझे बेटर फील होता था। तुम भी ट्राई करो। अब वापस जाते समय वो पूछता है, क्या तुमने पहले कभी किसी के लिए कॉटन कैंडी बनाई है? वो कहती है, नहीं। वो कहता है, तो इसका मतलब मैं पहला पर्सन हूं? तो वो कहती है, हाँ। जियासू हैप्पी हो जाता है और कहता है, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो? तुमने मेरे लिए कॉटन कैंडी बनाई और तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ है। अब संग जी चुप हो जाती है। अगले दिन जब वो लाइब्रेरी में होती है तो जियासू वहां आता है। अब उसकी क्लासमेट सेंग जी के पास वाली अपनी सीट उसके लिए छोड़ देती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे कुछ काम था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया था। अब वो पास आता है और उसे दूर से किस करता है। संग जी नर्वस हो जाती है और कहती है, मैं सोई नहीं थी, मैं तुम्हें पास आते हुए देख रही थी। फिर वो और पास आता है और उसके चीक पर किस करता है। फिर एम्बैरेस्ड होकर वो कहती है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। वो कहता है, ठीक है, मैं जो भी करूंगा तुम वही करोगी? तो वो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर वो कहती है, अब ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। मैंने तुम्हें अभी तक हाँ नहीं कहा है, मैंने बस ये किया है। जियासू स्माइल करने लगता है। जब वो क्लास के बाद बाहर चल रहे होते हैं तो वो कहता है, कैंपस पर चलना अच्छा लगता है? तो वो कहती है, तुम पहले कभी नहीं चले? वो कहता है, नहीं, तब मेरे पास टाइम नहीं था। फिर वो प्लेग्राउंड में आते हैं। तभी वहां एक प्लेयर घायल हो जाता है। अब वो जियासू को उसकी जगह खेलने के लिए कहते हैं। जियासू मान जाता है। फिर वो इतना अच्छा खेलता है कि सब उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। संग जी भी उसे देखकर हैप्पी होती है। अगले सीन में संग जी अपने ब्रदर को मैसेज करती है, मैं हॉलीडेज में घर नहीं आऊंगी, मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो उसका ब्रदर कहता है, तुम्हें घर आना होगा,
वरना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगले सीन में जियाजू से मैसेज करता है, क्या तुम फ्री हो? तो वो कहती है नहीं, आज मेरे प्लान्स हैं। तभी वो उसके सामने आ जाती है। वो कहता है तो तुम्हारे प्लान्स हैं? तो वो कहती है हाँ, मुझे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो उसे केक देती है तो वो खुशी खुशी जाने लगता है। अब वो कार में होते हैं तो वो पूछती है, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें विश नहीं किया? तो वो कहता है, क्या वो खुद को भी याद रखते हैं, मुझे तो क्या याद रखेंगे। तो संगजू संग यान को मैसेज करती है, क्या तुम्हें आज की डेट याद नहीं है? तो जियाजू पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? तो वो कहती है, मैं एक सीनियर से बात कर रही हूँ। वो कहता है, तुम्हारा सीनियर? क्या वो हैंडसम है? तो वो कहती है, हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अब संग यान का कॉल आता है तो वो कहती है, देखो कितनी जल्दी उसका कॉल आ गया। तो वो कॉल पिकअप करता है। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर पूछता है, क्या तुम संगजू के बॉयफ्रेंड से मिले हो? तो वो कहता है, नहीं, वो कौन है? तो वो कहता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। वो कहता है, मुझे लगता है मैं उससे मिला हूं। अब संग यान कहता है, क्या संगजू ने तुम्हें गिफ्ट दिया? तो वो कहता है, हाँ। तो वो कहता है, वो मेरी तरफ से था। अब संगजू सोचती है, वो गिफ्ट मैं लाई थी और उसने उस पर अपना नाम लिखवा दिया। अब संगजू उससे कहती है, यहाँ। तो वो कहता है, क्या संगजू तुम्हारे साथ है? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है, तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? तो वो कहता है, क्या तुम उसके साथ डिनर करने वाली हो? तो वो कहती है हाँ। अब कॉल एंड होने के बाद वो उससे पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तो वो कहती है, मैंने उससे कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने रिलेशनशिप शुरू कर दी है। तो जियाजू कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जिसे संगजू ने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया होता है। अब वो उससे कहती है, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अब जियाजू भी वहां आता है और उसकी पिक्चर लेता है। वो उसे बताती है, बाहर जाओ, मैं बनाकर बाहर लाती हूँ। फिर वो लाती है और उसे पिक्चर लेने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें अच्छा बनाया है। वो कहता है, नहीं, तुमने उन्हें अच्छा बनाया है। वो भी चेक करने लगती है। जियाजू उसे कोई फूड नहीं देता, ये तुमने मेरे लिए बनाया है। अब केक कटिंग टाइम पर संगजू कहती है, तुम्हें 3 विशेस करनी है। तो वो कहता है, 3 बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मैं सिर्फ एक विश करना चाहता हूँ, जब तक कि वो सच हो जाए। अब विश करने के बाद संगजू उससे उसकी विश के बारे में पूछती है। वो कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है। अब वो रिलेशनशिप के लिए मान जाती है तो जियाजू हैप्पी हो जाता है। वो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब वो उस पर केक लगाती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खड़े होने के लिए कहता है और खुद खड़े होकर वो उसके पास जाता है और उसे किस करता है और कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, मुझे कभी चीट मत करना। अब जैसे ही वो बाहर बैठे होते हैं, जियाशू उसे देख रहा होता है तो वो कहती है, मुझे इस तरह मत देखो। वो कहता है, क्यों नहीं? फिर वो उसे बताता है, मेरी मॉम गुजर चुकी हैं और मेरे डैड कोमा में हैं। मेरे पास घर भी नहीं है, बस कुछ सेविंग्स हैं। अगले दिन सेंगसी लाइब्रेरी पहुंचती है और जियाशू पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है, तुम्हें इस टाइम वहां चेयर नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अब वो उसका बैग लेता है और उसे अपने घर ले आता है। वो उसे अपने रूम में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। वो कहती है, मैं बाहर बैठकर पढ़ूंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है। उसे चेयर पर बैठने के लिए कहता है और खुद बेड पर बैठ जाता है। मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सेंगजी उसके पास आती है और कहती है, अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो यहाँ से चलते हैं। अब जियाशू उसे पकड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें अभी तक प्रॉपरली नहीं देखा है, तो क्या मैं तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें देख सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो कहती है, तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है, तुम बहुत क्रूअल हो। अब वो उससे पूछ रहा है, तुम क्या खाओगी? तो वो कहती है, तुम जो बनाओगे मैं वही खाऊंगी। आगे वो खाते हैं और सेंगजी उसकी कुकिंग की तारीफ करती है। फिर वो कहती है, मैं बर्तन धोऊंगी, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है। वो उसे मना करता है लेकिन वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। वो भी उसके पीछे आता है और कहता है, तुम अपने घर पर यह काम नहीं करती और मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा। तो वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में तुम सब कुछ करो। अब वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं। फिर वो कहता है, क्या तुम सोना चाहती हो या हम कहीं बाहर चलें? तो वो कहती है, नहीं, मुझे अभी रिवाइज करना है। अब वो रूम में आ गए हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे नींद भी आ रही होती है। अब वो बेड पर लेट जाती है और पढ़ने की कोशिश करती है। फिर वो नोटबुक को अपने फेस पर रखती है और एक शॉर्ट नैप लेने लगती है। तभी जियाशू आता है तो वो जल्दी से बेड से गिर जाती है। वो कहता है, मुझे सेंगजी नहीं दिख रही। तो वो उसे देखती है। स्माइल करते हुए वो कहता है, तुम इस तरह कैसे पढ़ रही हो? तो वो कहती है, इस तरह मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब जियाशू उसे उठाता है और उसे बेड पर लेटाता है और कहता है, क्या तुम अब एक्साइटेड हो? अब वो उसे किस करने ही वाला होता है लेकिन वो एक तरफ मुड़ जाती है और उठ जाती है। तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, हम अब साथ हैं। वैसे तुम बेड के नीचे कैसे पहुंच गई?
तो वो उसे पूरी स्टोरी बताती है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। फिर वो उसे लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। सेंगजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरे इतने पास मत आओ, मैं नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो उसे लेटाता है और चला जाता है। आगे जब वो उसे हॉस्टल ड्रॉप कर रहा होता है तो वो उससे कैंडी देने के लिए कहता है। फिर वो उसका हाथ भी पकड़ता है। वो कहता है, क्या मैं कैंडी लूं या तुम्हारा हाथ? तो वो चुप हो जाती है। तो वो कहता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं? तो वो कहती है, हाँ। अब जैसे ही वो हाथ पकड़े होते हैं, सेंगजी कहती है, ये बहुत स्ट्रेंज लगता है जब कोई हाथ पकड़ने के लिए पूछता है। अगर तुम्हें पकड़ना है तो बस पकड़ लो। वो स्माइल करने लगता है। वो कहती है, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो वो कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। अगले सीन में सेंगजी जियाशु को डेट पर जाने के लिए कहती है। अब वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। सेंगजी सोचती है कि वो पूरी रात नहीं सोया है। तो वो कहती है, क्या तुम देर रात तक काम कर रहे थे? तो वो कहता है, नहीं, मैं सो रहा था। अब वो उसे स्केट करना सिखाने लगता है। वो उसे बताती है, मैंने डिसाइड किया है, मैं आज तुम्हें किस करूंगी। जियासु नर्वस हो जाता है और लगभग गिर जाता है। वो कहती है, अगर तुम नर्वस हो तो मैं नहीं करूंगी। तो वो कहता है, नहीं, मैं चाहता हूं। अब जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती है वो भाग जाता है। वो कहता है, मेरी तरफ आओ। अब संगजी बैठ जाती है। मैं नहीं आना चाहती। वो कहता है, एक बार ट्राई करो। तो वो उसकी तरफ आने की कोशिश करती है। जियासु पर गिर जाती है और वो इतने करीब होते हैं कि संगजी उसे किस कर लेती है। वो कहता है, मैं इसके लिए रेडी नहीं था। तो थोड़ी देर बाद वो किस करते हैं। अगले सीन में जियासु संगजी का वेट कर रहा होता है जब एक लड़की आती है और उससे डायरेक्शंस पूछती है। फिर वो कहता है, मैं ही क्यों, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूं? संगजी दोनों को देख रही होती है। वो कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। अब लड़की चली जाती है। जियासु संगजी के पास जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम जेलस हो? तो वो कहती है, मैं जेलस क्यों होंगी? अब जियासु उसे मनाने लगता है, लेकिन वो बस उसे देखकर स्माइल करती है। इसके बाद वो फ्रूट्स खरीदने के लिए मार्केट आए होते हैं और एक लड़का उससे उसका वी चैट मांगता है। तो वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो उसी तरह रिएक्ट करने लगता है जैसे उसने किया था। वो कहती है, मैंने उसे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जियासु इस बारे में हैप्पी हो जाता है। अगले सीन में संगजी हॉलीडेज के दौरान अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। संग येन कॉल करता है। वो कहता है, क्या तुमने अपनी रिटर्न टिकट बुक कर ली है? तो वो कहती है, नहीं, और मॉम और डैड मान गए हैं। वो कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम वापस आओगी? वो कहती है, मैं नहीं आना चाहती, मैं अगली हॉलीडेज में आऊंगी। तो संग येन गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वो उसे बताती है कि जियासु उसका बॉयफ्रेंड है और उसे पता चलता है कि संग येन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। अगले सीन में वो काम के बाद जियासु का वेट कर रही होती है। जियासु अपनी पीठ के पीछे एक फ्लावर बुके छिपा कर आता है। वो पूछती है, तुम क्या छिपा रहे हो? वो उसे नहीं बताता, बल्कि उसे हक करता है और उसे सनफ्लावर देता है। फिर वो खाने जाते हैं और जियासु उसे एक गिफ्ट देता है। वो कहती है, ये एक रैबिट है। वो कहता है, इसके ईयर्स प्रेस करो। तो वो कहती है, ये संगयन जैसा दिखता है। वो कहता है, अगर तुम ऑफिस में किसी पर गुस्सा हो तो इसे मारना। तो वो संगयन का नाम लेती है और उसे मारने लगती है। तो वो कहता है, क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है? तो वो कहती है, हाँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं घर वापस नहीं गई। अगले सीन में संगजी काम कर रही होती है और उसने कुछ नहीं खाया होता है। तो जियासु उसे बताता है, मेरा वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब वो बाहर खड़ी होती है जब जियासु आता है तो वो उसे हक करती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड्स थी? वो कहता है, नहीं, तुम पहली और आखिरी हो। वो उसे फिर से हक करती है और कहती है, मैं काम से थक गई थी, लेकिन अब मैं रिचार्ज हो गई हूँ। तो जियासु कहता है, तो मुझे भी रिचार्ज करो। तो वो उसे हक करती है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है। अगले दिन वो उसे काम पर ड्रॉप करने आया होता है। उसे देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करने जा रहा हूँ। अब वो उसके ऑफिस आता है। संगजी उसे किस करती है और चली जाती है। अब उसकी बॉस भी ये देख लेती है। वो जियांग की फ्रेंड होती है तो वो जियांग को इस सब के बारे में बता देती है। अगले सीन में जियांग सेंगजी से मिलती है। वो उसे जियाशु के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बताती है, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगी। अब वो बाहर बैठी होती है, जियांग की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी जियाशु आता है। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है, कुछ नहीं। वो उसके लिए खाना लाया होता है जिसे वो खाती है और फिर उसे अपना बैंक कार्ड देती है। इसमें 5,000 है, तुम इसे यूज कर सकते हो। वो कहता है, तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? फिर वो अपना वॉलेट निकालता है और उसे देता है। ये सब तुम्हारा है। वो कहती है, मैं इसे नहीं लेना चाहती। तो वो कहता है, मैं भी वही बात कह सकता हूँ। वो कहती है, ये मेरी सेविंग्स हैं घर खरीदने के लिए। तो वो कहता है, मेरे पैसों से अच्छी चीजें खरीदो।
जियाशु उसका बैंक कार्ड लौटाता है। तुम खुद सेविंग करती रहो। वो कहती है मैं सेव नहीं कर सकती। तो वो कहता है तुम इसमें ऐड करती रहो, मैं कमाता रहूंगा। तो सेंग जी उसे हक करती है। अगले दिन जियाशु उसे काम के बाद पिकअप करने आता है। वो उसे बता रहा होता है तुम्हें मेरे घर मूव हो जाना चाहिए। तभी उसे अपनी मदर का कॉल आता है। वो कहती है मेरी मॉम मुझे चेक करने के लिए कॉल करती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर मूव नहीं हो सकती। अब उसकी मॉम का कॉल एंड होने के बाद सेंग येन कॉल करता है और उससे पूछता है तुम कहाँ हो। वो उसे बताती है। तो वो कहता है तुम वहां एक लड़की का हाथ पकड़े हुए हो। वो चारों ओर देखने लगती है। तभी सेंग येन उसके सामने आता है और जियाशु को देखकर वो सेंग जी को अपने साथ ले जाने लगता है। तो वो जियाशु के पीछे छिप जाती है। जियाशु कहता है मैंने उसे अप्रोच किया था। अब सेंग येन चुपचाप सेंग जी को हॉस्टल ले जाने लगता है। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। अब उसे हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद वो चला जाता है और फिर आगे जाकर सेंग येन जियाशु को मारने लगता है। गुस्सा शांत होने के बाद वो दोनों पहले जैसे हो जाते हैं। जियाशु उसे अपने घर ले जाता है। फिर वो उसके सामने बैठता है और उसके घावों पर मेडिसिन लगाता है। तो वो कहता है इससे कुछ नहीं होगा। वो कहता है अगर तुम्हारी सिस्टर ने मुझे कल इस हाल में देख लिया तो तुम्हें पता है वो मेरे साथ क्या करेगी। तो वो कहता है हाँ ये सच है। अब वो जियाशु को उसे मारने के लिए कहता है ताकि ऐसा लगे कि वो दोनों लड़े हैं। जियाशु उसे पंच करता है। अगले दिन जब जियाशु उसे ऑफिस ड्रॉप करने आता है तो उसका फेस देखकर वो पास के एक रेस्टोरेंट में सेंग येन के पास जाती है। तुमने उसे क्यों मारा? फिर वो उससे अपना रिलेशनशिप एंड कर देती है और चली जाती है। अब जियाशु उसके पीछे जाता है और फिर वापस आता है और सेंग येन को बताता है कि वो रेस्टोरेंट में है। फिर वो वापस आती है और वो फिर से लड़ने लगते हैं। तो जियाशु इंटरप्ट करता है मैंने भी उसे मारा, उसका फेस देखो, हम इवन है। फिर जब उनका ऑर्डर आता है तो जियाशु उससे फूड के बारे में पूछने लगता है, जिससे सेंग येन जेलस हो जाता है। उसे और टीज करने के लिए सेंग जी जियाशु को खिलाती है। अब जियाशु सेंग जी को हॉस्टल ड्रॉप करने आया होता है। सेंग येन को सोता देख वो सेंग जी को किस करता है और कहता है मैं सुबह से खुद को रोक रहा था। अब जाते समय वो जियाशु को एक फ्लाइंग किस देती है। वो भी उसे एक फ्लाइंग किस देता है। अगले सीन में सेंग जी की अपनी बॉस से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब वो बाहर खड़ी होती है, दुखी होती है। सेंग यान आता है। वो उसे बताता है मैं सुबह वापस जा रहा हूँ। वो कहती है मैंने तुम्हें घुमाने के लिए कल छुट्टी ली थी। वो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ काम है। अब सेंग जी रोने लगती है तो वो उसे शांत करता है। सेंग यान कहता है क्या तुम्हें ऑफिस में बुली किया जा रहा है? वो उसे नहीं बताती तो वो समझ जाता है। वो कहता है ये जॉब छोड़ दो, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। अब जियासू आता है। सेंग यान उसे सेंग जी के साथ बैठने के लिए कहता है। वो उसे बताता है वो काम की वजह से अपसेट है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। अब जियासू कहता है मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा, लेकिन सेंग जी मना कर देती है और उसे साथ ले जाने लगती है। फिर वो उससे कहता है तुम पहले मेरे सामने रोती थी तो अब क्या हुआ? तो वो कहती है बच्चे ऐसे ही रोते हैं। तो वो कहता है मैं कोई ऐसा बनना चाहता हूं जिस पर तुम ट्रस्ट करो और सब कुछ बता सको। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। वो कहती है मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे अपना माने और मेरे साथ सब कुछ शेयर करे। तो वो कहता है तो मुझे बताओ ऑफिस में क्या हुआ? अब वो उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उसे हक करती है। वो कहता है मुझे पता है तुम कुछ दिन पहले जियांग से मिली थी। मैंने उसे वॉर्न किया है कि तुम्हें परेशान न करे। तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था। तो वो कहती है मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। तो वो कहता है तुम्हें इस तरह का बर्डन उठाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले सीन में सेंग जी उस जगह पहुंचती है जिसके बारे में जियासू ने उसे बताया था। वो उसे देखती है और वो उसे वेट करने के लिए कहता है। फिर वो उसे ऊपर ले जाता है, उसे घर दिखाता है और कहता है इसमें 2 रूम्स हैं। तो वो कहती है क्या मैं यहाँ रहूंगी? तो वो कहता है नहीं, लेकिन जब तुम पढ़ने आओगी तो ये तुम्हारा सेपरेट रूम होगा। फिर वो उसे घर की कीज देता है। आज से ये घर हम दोनों का है। तो सेंग जी हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में सेंग जी के हॉस्टल रूम का एसी खराब हो जाता है। कोई उसे रिपेयर करने नहीं जा रहा होता है क्योंकि वेकेशन का टाइम होता है। तो वो जियासू को बताती है और वो उसे पिकअप करने आता है। अब वो घर पर उसके लिए स्नैक्स भी लाता है। उसे वो पसंद आते हैं तो वो कहता है अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें ये डेली ला दूंगा। तो वो चुप हो जाती है। फिर जियासू उसे शावर लेने के लिए कहता है। अब वो शावर लेकर बाहर आती है। जियासू भी अपनी नाइट ड्रेस में बैठा होता है। उसे देखकर वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वो उसे अपने पास बिठाता है और उसे अपना गेम दिखाने लगता है। वो उसे गेम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन सेंग जी बस उसे घूर रही होती है। इसके बाद वो गेम खेलती है और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो गेम जीत जाती है। अब वो उसके करीब आने लगता है तो सेंग जी कहती है मैं स्नैक्स लाती हूँ। अब उसके बाल जियासू के बटन में फंस जाते हैं।
अब वो अपने बाल निकालने के लिए उसके पास आती है तो वो उसे किस करता है और फिर उनका रोमांस शुरू हो जाता है। उसे किस करने के बाद वो उसे सोने जाने के लिए कहता है। फिर वो जल्दी से अपना लैपटॉप लेती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब जियासू उठता है तो सांगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जा चुकी होती है। वो ब्रेकफास्ट के साथ एक सेल्फी लेता है। फिर जब वो काम से घर आता है तो सांगजी सो रही होती है। वो उस पर ब्लैंकेट डालता है और उसे किस करता है। अगले दिन जब वो वापस आती है और कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसका पार्सल आता है जो जियासू ने उसके लिए भेजा होता है। फिर उसका कॉल भी आता है। वो कहता है, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ। अगले सीन में दोनों अपने अपने जॉब से फ्री होते हैं तो जियासू उसे कई जगह दिखाता है। हम यहाँ ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो कहती है मैं कैंपिंग पर जाना चाहती हूँ। वो उसे मना कर देता है, उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन संगजी कहती है मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं। तो जियासू मान जाता है तो वो हैप्पी हो जाती है। अगली सुबह उन्हें कैंपिंग पर जाना होता है, लेकिन बारिश हो जाती है जिससे संगजी दुखी हो जाती है। तो जियासू डिसाइड करता है हम घर पर ही कैंप करेंगे। अब वो टेंट लगाना शुरू करते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। संगजी टेबल के नीचे होती है तो जियासू उसे ऊपर खींचता है और उसके करीब आता है। तभी संगजी को अपनी मॉम का कॉल आता है। फिर वो टेंट में बैठती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। वो कहती है मैं अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में हूँ। हम कैंपिंग पर जाने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। अब कॉल एंड होने के बाद दोनों रिलैक्स करते हैं। फिर वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें संगजी हार जाती है तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है। इस तरह उनकी हॉलीडेज बीत जाती हैं। अगले सीन में वो अपने घर आई होती है और अपनी मॉम और डैड को सरप्राइज देती है। उसकी मॉम उसे देखकर हैप्पी हो जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और जियासू से बात करती है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अब संगजी की मॉम उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है, लेकिन उन्हें जियासू के बारे में पता नहीं होता। तो अपनी मॉम को देखकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर कुछ फ्रूट लेती है। अब मॉम और डैड संगजी के रूम में आते हैं। डैड आते ही पूछते हैं क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? मॉम कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है मैंने सोचा था मैं तुम्हें फेस टू फेस बताऊंगी। अब डैड के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं तो संगजी ये कहकर चली जाती है संज्ञान आ गया होगा, मैं उसे देखने जा रही हूँ। अब वो संज्ञान के पास जाती है और पूछती है क्या तुम आज जियासू के साथ डिनर कर रहे हो? तो वो कहता है ओह, तो तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो उनकी मॉम को आवाज लगाता है तो संगजी उसे मारने लगती है। वो कहता है मैं इसलिए आवाज लगा रहा था ताकि मॉम आज ज्यादा खाना ना बनाए। तो संगजी उसे एक प्यार भरा लुक देती है और रेडी होने चली जाती है। अब संगजी संज्ञान के साथ जियासू का वेट कर रही होती है। तभी वो आता है तो संगजी फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। जियासू भी बैक में बैठता है और अपना सीट बेल्ट लगाने लगता है। तो संज्ञान कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। वो कहता है तुम्हारा ब्रदर भी है? तो संगजी कहती है बस ड्राइव करो। अब वहां पहुंचने के बाद जियासू अपने फ्रेंड्स को बताता है संगजी और मैं रिलेशनशिप में हैं। अब वो ड्रिंकिंग करने लगते हैं। अब डिनर के बाद संगजी जियासू के साथ घर जा रही होती है, लेकिन उसका दिल जाने का नहीं कर रहा होता। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है? तो वो कहता है चलो चेक करके देखते हैं। फिर वो संगजी को किस करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये एलर्जी है। और वो चेक करते हैं। फिर वो उसे और किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब मैं तुम्हें नहीं देखता। और फिर उसे फिर से किस करने लगता है। फिर संगजी घर के अंदर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी उसकी मॉम घर के अंदर आती है। संगजी अपने रूम में जाती है तो उसकी मॉम उसके पीछे आती हैं और पूछती हैं क्या तुम और जियासू डेट कर रहे हो? तो वो उन्हें बताती है मैं तुम्हें ये खुद बताना चाहती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो मॉम कहती हैं क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो? तो वो कहती है वो और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मॉम कहती हैं तुम दोनों के बीच काफी एज गैप है, इस बारे में सोचो। अगले दिन वो अपनी मॉम की बातों के बारे में सोच रही होती है जब जियासू वहां आता है और उसे सरप्राइज देता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये अच्छा आइडिया है। अब वो चल रहे होते हैं। संगजू कहती है क्या तुम मेरे साथ हैप्पी हो? तो वो कहता है हाँ। वो कहती है काश मैं 29 की होती और तुम 26 के, तो तुम्हें मेरे ब्रदर से प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहता है मैं एक यंगर लड़की चाहता था। अगले सीन में संगजू के डैड ने जियासू को घर इनवाइट किया होता है जब संगजू घर पर नहीं होती। अब वो जियासू से बहुत बातें करते हैं। वो उन्हें एश्योर करता है मैं संगजू को हमेशा हैप्पी रखूंगा। अब रात में जब संगजू घर आती है तो डैड उसे जियासू के विजिट के बारे में बताते हैं। तो वो कहती है मैं हर प्रॉब्लम में उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब वो अपने रूम में आती है और जियासू को कॉल करती है और आगे कुछ नहीं कहती। वो कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रही थी? तो वो कहती है मेरे डैड ने तुमसे जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना। तो वो कहता है तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ नहीं कहा,
तुम सो जाओ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है तो मैं सुबह वापस जा रहा हूँ। वो कहती है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो वो उसे मना कर देता है। अगले दिन वो अपनी चीज़ें पैक करती है और जाने लगती है। उसकी मॉम और डैड पूछते हैं तो वो कहती है, मुझे जिया शू से बात करनी है और आपको एक बार अपनी डॉटर पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। अब जब वो वहां पहुंचती है तो उसे जिया शू का कॉल आता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें बताया कि मैं आ रही हूँ? तो वो कहती है, हाँ। तो वो कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। अब वो उसका वेट करने लगती है। फिर उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जब वो पहली बार यहाँ आई थी। अब जिया शू वहां आता है और उसका फेस देखकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, क्या तुम्हें याद है जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं यहाँ एक ऑनलाइन क्रश से मिलने आई थी? तो वो कहता है, हाँ। वो कहती है, वो कोई और नहीं था, मैं तुमसे मिलने आई थी। ब्रदर ने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बारे में बताया था, तो मैं तुम्हें देखने आई थी और मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। अब वो उसे स्टार्स देती है और कहती है, मैं ये तब लिखती थी जब मैं छोटी थी। अब जिया शू खोल कर उन्हें देखता है और उनमें जिया शू के लिए प्यार होता है। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, वो बस जेलस है। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? अब जिया शू जवाब नहीं देता, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब वो उसके आंसू भी पोंछता है और कहता है, तुम मुझे ये बताने के लिए इतनी दूर आई हो? तो वो कहती है, तुमने खुद कहा था। तो वो स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर उसे स्माइल करने के लिए कहता है। अब रात में जिया शू उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है जब संगजू उसके पास आती है। वो कहता है, तुम मुझे चुनने पर कभी रिग्रेट नहीं करोगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं और रोमांस शुरू हो जाता है। अगले सीन में जिया शू अपने प्रोड्यूसर को बताता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं यहाँ से रिजाइन कर दूंगा। वो कहता है, मैं दूसरे शहर जाकर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो वो समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। जब वो बाहर आता है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। अब डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारे डैड की कंडीशन क्रिटिकल है। वो अपने डैड के पास बैठता है और बहुत बातें करता है। फिर उसके डैड की डेथ हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आता है तो सांग जी उसका वेट कर रही होती है। अब उसे देखकर वो उसे हग करती है और कहती है, रो, जितना रोना चाहते हो। फिर वो उसे कंफर्ट करने लगती है। इसके बाद वो दोनों जिया सू की मॉम की ग्रेव पर आते हैं और वो अपनी मॉम को सांग जी के बारे में बताता है, मैं अब दूसरे शहर मूव हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। अब कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सांग जी उसके शहर मूव होने की बात करती है। तो वो कहता है, मुझे अपना काम शुरू करना है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां अपने परिवार के साथ रहो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए 2 साल बचे हैं, मैं तब तक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम्हें कब जाना है? तो वो कहता है, 1 महीने में। तो वो दुखी हो जाती है। वो कहता है, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। अब उसके जाने का दिन आता है। वो अपनी चीजें पैक कर रहा होता है और सांग जी उसके लिए खाना बना रही होती है। वो उसके पास जाता है, उसे बैक हग करता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो? तो वो कहती है, क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे किस करता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अगले दिन सांग जी उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आती है। वो उसे हग करता है और कहता है, तुम अब जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुक कर दी है। लेकिन वो नहीं मानती। वो जाने लगता है तो सांग जी उसके पीछे जाती है। तो वो उसे हक करता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। और फिर फाइनल गुड बाय कहता है और चला जाता है। अगले सीन में जिया शू सांग जी के पेरेंट्स से मिलने आया होता है। वो पहले सांग जी की मॉम से मिलता है जो कहती हैं, तुम इतना सारा सामान क्यों लाए? फिर सब खाते हैं। खाने के बाद वो टी पीते हैं। जिया शू सांग जी के बारे में बात करता है। वो कहता है, मैं उसके बारे में सीरियस हूँ और उसे कभी चीट नहीं करूंगा। अब सांग जी की मॉम और डैड मान जाते हैं तो वो बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद सांग येन और जिया सू गार्बेज फेंकने बाहर जा रहे होते हैं। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सांग जी ने जिया सू को टीचर्स मीटिंग में जाने के लिए कहा था। प्रेजेंट में जिया सू घर जाता है और सांग जी को वीडियो कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। तुम्हारी मॉम और डैड ने हाँ कह दी। तो वो भी हैप्पी हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम इस महीने के एंड में फ्री हो? वो कहता है, क्यों? तो वो कहती है, एक कंपटीशन था, हमें प्राइज रिसीव करना है, तो क्या तुम आओगे? तो वो कहता है, नहीं, मैंने अभी अभी काम शुरू किया है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं। इसके बाद प्राइज इवेंट का दिन भी आ जाता है। वो उससे बात कर रही होती है जब वो खुद वहां आता है और उसके साथ बैठ जाता है। वो कहती है, तुम तो नहीं आने वाले थे? वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर वो दोनों जाकर बैक में बैठ जाते हैं। अब वो अपनी टाई के बारे में कहता है, ये काफी टाइट लग रही है। तो वो उसे फिक्स करने के लिए उसके करीब जाती है। तो वो उसे किस करता है। वो कहता है, तुम वैसे भी मुझे किस करने वाली थी, तो ऐसा एक्सक्यूज बनाने की क्या जरूरत थी? तो वो कहती है, क्या मैं फिर से कह रही हूँ? वो कहती है,
ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब जिया सू को स्टेज पर बुलाया जाता है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब प्रोजेक्ट प्ले होता है जो उनकी लाइफ के बारे में होता है। जिया सू को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। वो फिर फर्स्ट प्राइज सांग जी को देता है। इसके बाद वो सन जी को ग्रुप फोटो के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाती है। अब उसके सभी फ्रेंड्स सी साइड पर होते हैं जहां जिया शू उसे सरप्राइज देने आता है। वो उसे देखकर साइड में देखती है और उसकी मॉम, डैड और सेंग यान भी वहां होते हैं। अब जिया शू उसके सामने बैठता है, उसे एक रिंग दिखाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब सेंग जी उसके हाथ से बकेट लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो जियाशु उसकी फिंगर में रिंग पहनाता है। फिर सब उन्हें किस करने के लिए कहते हैं तो जियाशु उसे किस करता है और ड्रामा यहाँ एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।